नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पूरे भारत के लिए जो महिलाएं हैं और जो छात्राएं हैं उनके लिए एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने के लिए एक कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करते हुए टिप्पणी की है कि यदि मासिक धर्म अवकाश को यानी मेंस्ट्रुअल लीव को अगर कानून द्वारा अनिवार्य बना दिया जाता है तो इससे अनजाने में ही महिलाओं के रोजगार अवसर पर और उनके करियर प्रगति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो अंततः अदालत ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर नीति बनाने की संभावना पर विचार करने को ज़रूर कहा है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, पूरे विश्व में इसकी क्या स्थिति है, इसके अलावा इस मेंस्ट्रुअल लीव को देने के अच्छे पक्ष क्या हैं और इसके बुरे पक्ष क्या हैं। तो इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव क्या है, मासिक धर्म अवकाश क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल लीव वो अवकाश है जो महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान दिया जाता है। जब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनका जो हार्मोनल संतुलन है वो बिगड़ जाता है, उनमें तुरंत थकान की प्रॉब्लम आ जाती है, उनको कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस लीव को देने का उद्देश्य ये है कि कार्यस्थल पर महिला स्वास्थ्य की सुरक्षा को उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा एक सम्मानजनक कार्य वातावरण हमारे देश में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ जेंडर सेंसिटिव लेबर पॉलिसी को हमारे देश में बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों, भारत में अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मेंस्ट्रुअल लीव का कानून नहीं है। हालांकि कुछ स्तरों पर पहले हुई है, जैसे शैक्षणिक संस्थान के हम स्तर पर बात करें तो कुछ विश्वविद्यालयों ने छात्राओं को 1 से 2 दिन का पीरियड लीव देना शुरू किया है। राज्य सरकारों की भी कुछ पहले इस संदर्भ में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ राज्यों में स्कूलों में या कॉलेजों में सीमित अवकाश की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई निजी कंपनियों ने भी स्वेच्छा से अपनी नीति अपनाई है कि वो मासिक धर्म अवकाश जो महिलाएं हैं उनके लिए उपलब्ध कराए, जैसे उसमें ज़ोमैटो है, स्विगी है, बायजूस है। इन सब ने अभी अपनी तरफ से ये पहले शुरू की है कि महिलाओं को और जो महिला कर्मचारियां हैं उनको आप देखें तो मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाए। तो पूरे विश्व में अगर बात करें तो स्पेन में भी 2023 में कानून लाया गया था जिसमें 3 से 5 दिन का पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो सरकार देती है, और जो भी इस दिन में खर्च जो है वह उसका वहन होता है, उसका खर्च वहन सरकार करती है। इसके अलावा जापान में 1947 से ही मेंस्ट्रुअल लीव कानून लागू है। साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार दिया गया है। इंडोनेशिया में भी प्रति माह अधिकतम 2 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाता है। फिर चाइना में भी कुछ प्रांतों में आपको मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान देखने को मिलेगा। जो ज़ाम्बिया देश है, वहाँ पे भी मदर्स डे लीव में 1 दिन का मासिक अवकाश आपको दिया जाता है। तो भारत में इस संबंध में हालाँकि अभी कोई भी कानून नहीं है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहाँ पे इस संबंध में कानूनी अनिवार्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अवकाश दिया जाए। तो अदालत ने जब इस पूरी याचिका पे सुनवाई की तो अदालत ने कई सारी टिप्पणियां की, जिसमें अदालत ने अगर कानूनन रूप से मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बना दिया जाए तो इससे जो जुड़े हुए जोखिम है उसके बारे में बताया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर हर महीने महिलाओं को अतिरिक्त छुट्टी देनी पड़े तो इससे जो भी नियोक्ता हैं जो महिलाओं को भर्ती करना चाहते हैं वो महिलाओं को भर्ती करने से हिचकेंगे, क्योंकि उनको हर महीने अतिरिक्त छुट्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो नियोक्ता है वो ये भी मान सकते हैं कि महिलाएं हर महीने कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेंगी, तो महिलाओं को जो ज़िम्मेदारियाँ प्रदान की जाती, जिससे उनको पुरुषों के समान लाने में मदद मिलती, उन ज़िम्मेदारियों में हमें कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं को अगर मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाए, तो इससे ये भी धारणा बन सकती है कि जो महिलाएँ हैं, वो कठिन या उच्च दबाव वाले कार्यों के लिए कम सक्षम हैं। तो ये सारे जोखिम इस बात से जुड़े हुए हैं, अगर हम महिलाओं को मासिक धर्म का अवकाश पेड लीव के तौर पे देते हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनिवार्य कानून के बजाय एक स्वैच्छिक नीति का पालन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्वैच्छिक नीति के अंतर्गत जो कंपनियां हैं, जो संस्थान हैं, वो अपनी कार्य परिस्थितियों और अपनी कर्मचारियों की ज़रूरत के अनुसार जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो प्रदान कर सकते हैं। अगर कानूनी रूप से इसको अनिवार्य बनाया गया तो फिर जो भी संस्थान है उनको कानून के तहत इस प्रकार की छुट्टी देना अनिवार्य हो जाएगा। तो इससे महिलाओं को, जो मैंने आपको बताया कि भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी कार्य जिम्मेदारियों में कमी आएगी, उनके करियर प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं महिलाओं के संदर्भ में हमें देखने को मिल सकती है। तो अदालत ने इस पूरे मामले में यही सुझाव दिया है कि अनिवार्य कानून के बजाय स्वैच्छिक नीतियों का पालन किया जाए, जिसमें महिलाओं को अगर समर्थन हम देते हैं तो ये ज़्यादा एक लचीला तरीका और एक ज़्यादा व्यावहारिक तरीका हो सकता है।
तो दोस्तों मेंस्ट्रुअल लीव पर ये जो बहस है, इस बहस में आपको 2 पक्ष देखने को मिलते हैं। एक ऐसा पक्ष है जो इसका समर्थन करता है, दूसरा ऐसा पक्ष है जो इसका विरोध करता है। समर्थन करने वाले कहते हैं कि अगर महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाए तो उनके स्वास्थ्य पे और उनकी गरिमा पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को पीड़ा के दौरान काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इससे जेंडर सेंसिटिव कार्यस्थल भी बनेगा। साथ ही साथ अगर आराम महिलाओं को दिया जाए उनके मासिक धर्म अवकाश के लिए, मासिक धर्म के दौरान उनको अवकाश दिया जाए, तो जब वो मासिक धर्म के बाद काम करने के लिए आएँगी, तो चूँकि उनको मासिक धर्म के दौरान आराम मिला है, तो उसके बाद वो जो काम करेंगी, तो उस काम करने की दक्षता और उस काम करने की क्षमता दोनों में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इससे उत्पादकता में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये समर्थन करने वाले कहते हैं, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देते हैं, तो इससे हमारे समाज में जो पहले से लैंगिक रूढ़ियाँ मौजूद हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा इससे रोजगार में भेदभाव का खतरा भी पैदा हो सकता है और कर्मचारियों के प्रति एक नकारात्मक धारणा का विकास भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर सरकार इस संबंध में नीति बनाने की कोशिश करती भी है, तो सरकार के सामने भी कई सारी चुनौतियां होंगी, क्योंकि एक तरफ लैंगिक समानता का सिद्धांत ये कहता है कि पुरुष और महिलाओं के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की जैविक वास्तविकता अलग है, उनके लिए विशेष सुविधा देने की जरूरत होती है। तो सरकार के सामने चुनौती ये है कि क्या महिलाओं को विशेष अवकाश देना समानता के सिद्धांत को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, या फिर जो महिलाएं हैं उनको अगर मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है तो ये समानता प्राप्त करने का साधन है। इन दोनों ऑप्शंस के बीच में सरकार को एक एक चुनना पड़ेगा, और ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा कभी कभी ये भी देखने को मिलती है कि कंपनियों को चिंता होती है कि यदि हर महीने कुछ दिनों की छुट्टी अनिवार्य हो जाए तो इससे काम की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे नियमित उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर आप फैक्ट्री की बात करें, अगर आप अस्पताल की बात करें, अगर आप स्टार्टअप कंपनीज की बात करें, तो यहाँ पे नियमित उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए अगर सरकार इस पे कोई नीति बनाती है, तो सरकार को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और संगठन की उत्पादकता, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा। तो ये भी चुनौती सरकार के सामने आ जाएगी अगर वो नीति बनाती है। इसके अलावा आप देखें कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है, उससे कंपनियों को कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान भी वेतन देना पड़ेगा। तो इससे जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उन पे एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है। साथ ही साथ मासिक धर्म को लेकर अभी भी जो हमारे देश में या हमारे समाज में एक शर्म और कलंक की भावना मौजूद है। तो इस वजह से अगर नीति बनाई भी जाती है, तो उसमें चुनौती ये होगी कि महिलाएं बिना झिझक इस सुविधा का उपयोग कर सकें। इस बात के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुले तौर पर इस विषय पर बात करने में सहज नहीं होती है। तो सरकार अगर नीति बनाने की कोशिश भी करती है, तो सरकार के सामने ये कई सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना सरकार को करना पड़ेगा। तो दोस्तों अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल लीव पर बहस है, ये महिला स्वास्थ्य और लैंगिक समानता और श्रम बाजार की वास्तविकता, इन तीनों के बीच में संतुलन खोजने का प्रयास है। क्योंकि महिला स्वास्थ्य भी हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, लैंगिक समानता भी हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ही महिलाओं को हाशिएकरण का सामना करना पड़ा है। और हमें जब इन सारी वास्तविकताओं को अगर हम नज़रअंदाज ना करें, अगर हम महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश दें, तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस अवकाश की वजह से जो श्रम बाजार की वास्तविकता है, उसको हम नज़रअंदाज ना करें। जो श्रम बाजार है, उसकी उत्पादकता पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो भारत में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अनिवार्य कानून के बजाय एक लचीली और स्वैच्छिक नीति ज़्यादा व्यावहारिक समाधान प्रदान कर सकती है। इसके अलावा हम अपने देश में कार्यस्थल संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकते हैं, और कार्यस्थल पर जो मासिक धर्म है, उसके संबंध में जागरूकता को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, ना कि एक अनिवार्य कानून बनाना। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरकार इस मासिक धर्म अवकाश के समर्थन में क्या पक्ष है, इसके विरोध में क्या बातें हैं, ये आपने समझा होगा। अगर आपने दोस्तों इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन का आंसर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल लीव महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे अनिवार्य बनाने से रोजगार अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस कथन के आलोक में भारत में मेंस्ट्रुअल लीव नीति पर चर्चा कीजिए। तो इसका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर लिख के आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बार जाने से पहले फिर से याद दिला दूं दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जाने से पहले लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, तो और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।